नमस्कार। संपूर्ण हिंदी स्पेशल एकमात्र यूट्यूब चैनल फिफाना हिंदी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। और इस क्लास में अपन पढ़ते हैं शिक्षण विधियां। और शिक्षण विधियों के बारे में आपको बताया गया था कि आपको रीट के अकॉर्डिंग सामाजिक की, हिंदी की और संस्कृत की 3 विषयों की शिक्षण विधियों का अध्ययन करवाया जाएगा। और मनोविज्ञान की, पेडागोजी की अपने को कोई चिंता नहीं है, वो आपकी मनोविज्ञान की क्लास में होती रहेगी। तो यहाँ पर अपन जो पढ़ रहे थे वो हिंदी की शिक्षण विधियां पढ़ रहे थे। अब हिंदी की शिक्षण विधियां में अपनों ने भाषागत शिक्षण से संबंधित विभिन्न जो चीजें हैं उनका परिचय देख लिया था। उसके बाद अपनों ने शुरू किया था गद्य शिक्षण। तो गद्य शिक्षण की यदि अपन बात करें तो गद्य शिक्षण में सबसे पहले तो अपनों ने देखा था गद्य का अर्थ। तो गद्य का अर्थ, यदि शाब्दिक अर्थ की भी बात करें तो भाई गद्य कहते ही उसे हैं जिस इसका जो अर्थ होता है वो ही ये होता है स्पष्ट कहना या स्पष्ट करना, कहना। अर्थात हम हमारी जो मौलिक अभिव्यक्ति देते हैं उसे ही क्या कहते हैं, गद्य। मौलिक अभिव्यक्ति का मतलब हमारे जिस रूप में विचार मस्तिष्क में आए हैं उसी रूप में अपनों ने उनको व्यक्त कर दिया, तो उसे अपन क्या कह देते हैं, गद्य कह देते हैं। तो आप ये बिल्कुल मत समझ लेना कि जैसे अपन बात कर रहे हैं तो वो भी गद्य हो गया, नहीं। कम से कम व्यवस्थित विचार होने चाहिए। व्यवस्थित और स्पष्ट विचार है तो वो क्या कहलाएंगे, गद्य कहलाएंगे। तो गद्य का स्पष्ट जो अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है, वो है स्पष्ट कहना। और उसके बाद पिछली क्लास में अपन जहां पर थे, गद्य शिक्षण से संबंधित अपनों ने इसका अर्थ देख लिया था, इसके उद्देश्य भी देख लिए थे। कौन कौन से उद्देश्य होते हैं। उद्देश्य, अगर मौलिक उद्देश्य की बात करें तो शब्द भंडार में वृद्धि और अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास करना, ये ही हो सकते हैं। परंतु फिर भी अपनों ने विभिन्न उद्देश्यों की चर्चा की। अब अपन बात करने वाले हैं किस बारे में, जो गद्य शिक्षण है, गद्य शिक्षण, उसके दौरान शब्दों का वर्गीकरण। आप गद्य पढ़ा रहे हैं अपनी क्लास में, बहुत से शब्द आ जाएंगे, बहुत सी चीजें आ जाएगी जो आपको बच्चों को समझानी पड़ेगी। कैसे समझाएंगे, किस प्रकार से उनके सामने वो चीजें विश्लेषित करेंगे। तो इसी के लिए, यानी अपन यूं कह सकते हैं कि गद्य शिक्षण के दौरान शब्दों को समझाने की विधियां कह दो या शब्दों के वर्गीकरण की विधियां कह दो। यहां पर इनको विधि भी कह सकते हैं, विधियां भी कह सकते हैं कि किस प्रकार से अपन गद्य शिक्षण के दौरान बालक के समक्ष गद्य में आए विचार प्रकट कर सकते हैं। उनमें यदि अपन देखें तो देखिए, एक तो ये हो सकता है वस्तु प्रदर्शन, वस्तु प्रदर्शन विधि, एक तो ये हो सकती है। अब ये वस्तु प्रदर्शन क्या होती है, भाई वस्तु को लेकर आओ, उसको प्रदर्शित कर दो, वस्तु प्रदर्शन विधि होगी सबसे पहले। कैसे, हिंदी में एक कवि माने जाते हैं सुमित्रा नंदन पंत, बहुत सुंदर है। वैसे भी वो उत्तरी भारत के हैं तो वैसे भी सुंदर होने ठंडे प्रदेशों के लोग वैसे भी सुंदर होते हैं। और उनका लुक, लाइफ स्टाइल, सब चीजें बहुत सुंदर है। वो इतने इतने बड़े तो बाल रखते थे और पहनावा भी एक लंबा कुर्ता और इस तरह का रखते थे। और जब वो गली में निकलते थे ना तो लोग बाहर निकल कर उनको देखते थे, इतने सुंदर थे वो। अब ये चीज मुझे समझानी है, बच्चों के अंदर जिज्ञासा आ रही है। मैंने उसी समय ले जाकर उनका चित्र, किनका चित्र, सुमित्रा नंदन जी पंत का चित्र दिखा दिया। ये देखो, बच्चे कहेंगे वाह सच में बहुत सुंदर है, समझ में आ गई, कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और ज्यादा विश्लेषित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही मेरी बात, मतलब जैसे ही आप यदि टीचिंग कर रहे हैं, शिक्षण करवा रहे हैं, उस दौरान आपकी बात किसी को समझ में नहीं आ रही है तो उससे संबंधित कुछ न कुछ वस्तु दिखा दो। जो भी वस्तु दिखाओगे उस आधार पर समझ में आ जाएगी। अब एक दिन है, वो क्लास में एक जीव के बारे में
समझाया जा रहा था, पढ़ाया जा रहा था, जिसे सामान्यतः झावा बोला जाता है लोकल लैंग्वेज में। अब बच्चों को यह समझ में नहीं आ रहा कि ये झावा कौन सी चीज होती है, कौन सा तूफान होता है। अब बच्चों के सामने उसका चित्र ले गई, या वो ज्यादा बड़ा जीव नहीं होता है, वो ही ले जाकर रख दिया कि भाई ये देखो, बच्चों को समझ में आ गया। कोई पेड़ से संबंधित है, भाई बच्चों को ये नहीं पता कि ये पेड़ कौन सा होता है, उसका चित्र ले जाओ या पेड़ की पत्तियां ले जाओ कि इस प्रकार का होता है। तो इस प्रकार से वस्तु प्रदर्शन द्वारा भी हम शब्दों का वर्गीकरण कर सकते हैं, शब्दों का विश्लेषण कर सकते हैं। यदि बहुत छोटे बालक की बात करें तो यदि आप M फॉर मैंगो या A फॉर आम, M फॉर मैंगो, आ से आम यदि सिखा रहे हैं तो आप आम ले जाइए। हाँ, आम लेकर ही जाना है, आम ले जाइए। आम नहीं लेकर जा रहे हैं भी, बच्चे खा जाएंगे, तो आप ऐसे करिए, आम का चित्र ले जाइए। आम का चित्र लेकर जाएंगे और दिखाएंगे कि ये क्या है, आम। तो इसको लिखा कैसे जाता है, ये आ और ये मैं, हो गया आम। अब आ और मैं की संरचना बच्चों को समझ में आ जाएगी। तो इस आधार पर यदि आप बच्चों को गद्य शिक्षण करवा रहे हैं तो आप किसके माध्यम से करवा रहे हैं, वस्तु प्रदर्शन के माध्यम से। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शब्दों का वर्गीकरण संभव है, पूर्ण शिक्षण संभव नहीं है। पूर्ण शिक्षण के लिए तो आपको बहुत सी अन्य चीजें लानी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यह ध्यान रखना है कि अपन गद्य शिक्षण की विधियां नहीं पढ़ रहे हैं, अपन शब्दों के विश्लेषण की विधियां पढ़ रहे हैं कि जब भी कोई ऐसा शब्द आ जाए जो बच्चों को समझ में नहीं आए, तब आपको करना क्या है, ठीक है। दूसरी बात, दूसरी विधि अभिनय द्वारा। अब आप जोकर के बारे में दिखा रहे हो, आपने 3 इडियट्स मूवी देखी है क्या? बहुत अच्छी मूवी है। उसमें सारा का सारा जो बताया गया है, जो भी चीजें दिखाई गई है, वो आधुनिक बाल केंद्रित शिक्षा के अनुसार ही पूरा का पूरा दृश्य निर्मित किया गया है। तो उसमें यदि अपन देखें, उसकी यदि अपन बात करें तो देखिए, जो मूवी का हीरो है वो जो भी बच्चों को सिखाता है, वो एक स्कूल में होता है ना, तो जो भी बच्चों को सिखाता है वो प्रदर्शन द्वारा दिखाता है, प्रदर्शन द्वारा यानी अभिनय करके। अब मान लीजिए कि आपको यूं दिखाना है, यूं बताना है बच्चे को कि एक मनुष्य बहुत ही क्रोधी था, जो सदैव क्रोध करता रहता था। अब आप स्वयं क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, मतलब इस प्रकार का व्यवहार करके कि ये होता है क्रोध करना। स्वयं अभिनय करके दिखाइए। और कह दो, आप यूं कह दो कि भाई रावण है, वो बहुत तेज हंसता था। कैसे हंसता था? फिर आप रावण की हंसी हंसिए। और जो लोग बहुत तेज है, हिंदी में एक प्रकार है, ये हंसी के भी प्रकार दिए गए हैं, उनमें यदि जो बहुत तेज जोर जोर से हंसता है उसको रावण हंसी कहते हैं। तो आप रावण की हंसी हंस कर दिखाइए, क्लास रुचिकर भी होगी, बच्चे समझेंगे भी। उसी प्रकार से मान लीजिए कि आपको जोकर के बारे में बताना है कि भाई जोकर कैसा होता है, जोकर हरकतें कैसी करता है, तो उसी प्रकार से अपने शरीर में लचकपन लाइए, बच्चे खुद ब खुद समझ जाएंगे। तो यहाँ पर अपन शब्दों के वर्गीकरण की चीज समझ रहे हैं। अब यहाँ पर क्रोध शब्द समझाना हो तो क्रोध कर दिया, हंसी समझानी हो तो हंसकर दिखा दिया, जोकर समझाना हो तो जोकर की तरह अभिनय करके दिखा दिया। तो वो विधि कौन सी होगी? अभिनय द्वारा या अभिनय की विधि मानी जाएगी। गद्य शिक्षण के दौरान शब्दों को अच्छे से बच्चों तक पहुंचाने के लिए जिन जिन विधियों को काम में लिया जाता है, उनमें पहली तो वस्तु प्रदर्शन, भाई वो चीज ही ला के रख दो। वो चीज लाने का मतलब है कि चाहे उसका चित्र ला कर रख दो। दूसरा, अभिनय करके समझाओ, स्वयं वैसी एक्टिंग करके बच्चों को समझाओ। उसके बाद यदि अपन अगली विधि की बात करें, देखिए आपके सामने एक शब्द है अंबुज। आपके सामने एक शब्द है अंबुज। अब छोटा सा बच्चा है, मान लीजिए 5वीं क्लास का बालक है, उसको आपको अंबुज समझाना है। अंबुज है क्या? तो आप
इसमें इनके पर्याय बताएंगे। बेटा अंबु का मतलब होता है पानी और जय का मतलब होता है जन्म लेना, जन्म लेना। तो पानी में जन्म लेने वाला कौन? पानी में कौन सा पुष्प खिलता है? कमल। पानी में कौन सा पुष्प खिलता है? कमल खिलता है। अब यहां पर आपने यूं बता दिया कि भाई अंबु भी पानी को कहते हैं, पानी हो ही गया, जल कह दो चाहे वारी कह दो, ये सारे के सारे जो पर्याय है वो किसके हैं? जल के हैं, पानी के हैं। यानी पानी को ही जल कहा जाता है, पानी को ही वारी कहा जाता है, पानी को ही अंबु कहा जाता है। तो बच्चे को ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। आप सीधा का सीधा बता दो बेटा अंबुज कमल को कहते हैं, वो उस समय तो समझ जाएगा, ठीक है कमल का पुष्प होता है, परंतु बाद में भूल जाएगा। अगर इस प्रकार से आपने अच्छे से पर्याय शब्दों के माध्यम से यदि बालक को समझाया तो बालक कभी भी नहीं भूलेगा। तो तीसरी विधि कौन सी है? तीसरी विधि इसी प्रकार की हो जाती है, पर्यायवाची शब्दों द्वारा। शब्दों द्वारा यदि आपको किसी भी शब्द का वर्गीकरण करना है तो आप उसके पर्यायवाची शब्दों द्वारा उस शब्द को स्पष्ट कर दीजिए, बच्चे को समझ में आ जाएगा। अब मान लीजिए कि भाई आपको उरीन शब्द समझाना है। उरीन एक जगह आ गया कि भाई अपने को उरीन होना चाहिए। अब आप उरीन समझाना चाह रहे हो बालक को, आप कैसे समझाओगे? तो आप यूं समझाओ कि भाई ऋण जानते हो आप? ऋण, ऋण का मतलब होता है कर्ज, ठीक है। अब ये चीज, ये भी नहीं तो ये शब्द बच्चों का सुना हुआ होगा। कर्ज जानते हो? तो कर्ज को हिंदी में क्या कहते हैं? ऋण भी कहते हैं। तो ऋण यदि चुका दिया गया तो वो व्यक्ति क्या हो जाता है? उऋण हो जाता है। यहां पर अपन है वो ऋण का विलोम उऋण कह सकते हैं। ऋण या ऋणी का मतलब तो होता है कर्जदार और उऋण का मतलब होता है कर्ज मुक्त, कर्ज युक्त और कर्ज मुक्त। तो इस प्रकार से आपने एक शब्द का विलोम बताते हुए समझाया। उसी प्रकार से मान लीजिए कि आपको हरस्व समझाना है, हरस्व शब्द समझाना है, तो आपने यूं कहा कि हरस्व जो शब्द होता है उसका मतलब होता है छोटा, ये दीर्घ का पर्यायवाची होता है। तो बालक को इन दोनों में से एक शब्द तो आता ही होता होगा, पर्यायवाची नहीं सॉरी विलोम, तो इनमें से एक का अर्थ तो जरूर आता होगा। तो आपने यूं कह दिया कि भी जैसे दीर्घ का बड़ा होता है उसी प्रकार से हर्ष का छोटा होता है, और हरस्व दीर्घ का क्या माना जाता है? विलोम माना जाता है। उसी प्रकार से मान लीजिए आपको आदि शब्द समझाना हो तो आप यूं पूछिए कि अंत जानते हो किसे कहते हैं? तो वो बता देंगे कि समाप्ति। तो समाप्ति अगर अंत है तो इसका विलोम आदि होता है, विलोम आदि होता है। यानी ये अगर समाप्ति है तो ये क्या हो जाएगा? प्रारंभ हो जाएगा। इस प्रकार से आपने शब्द समझा दिए। तो आप समझ चुके होंगे कि अगली विधि कौन सी है? विलोम शब्दों द्वारा समझाना। अगर आप इस तरीके से विलोम शब्दों द्वारा भी शब्दों का वर्गीकरण करते हैं तो भी बालक को अच्छे से वो चीजें समझ में आ जाती हैं। तो यहाँ पर अपन पढ़ रहे हैं कि शब्दों का वर्गीकरण किस किस रूपों में किस किस प्रकार से किया जा सकता है। तो यदि अपन वैसे देखें तब तो वस्तु प्रदर्शन और अभिनय दो ही चीज देखी है, परंतु इसके अलावा भी अपनों ने पर्याय शब्दों के द्वारा भी बालक को समझा दिया है। इसके साथ साथ अपनों ने विलोम शब्द के द्वारा भी बालक को समझा दिया है। और इसके साथ साथ अब मान लीजिए कि बालक को एक शब्द समझ में नहीं आ रहा, कौन सा नहीं आ रहा? नीलाकाश। अब नीलाकाश शब्द समझ में नहीं आ रहा कि ये नीलाकाश इतना बड़ा शब्द है क्या, ये इसका अर्थ क्या होता है। तो आप यूं देखिए कि भाई नीला और आकाश ये दो शब्दों का मेल है, ठीक है।
नीला और आकाश, यहाँ पर आ और आ मिलकर क्या बने, आ बने, अर्थात यहाँ पर ये तो इस पर चला गया और ये इसमें मिल गया और काश, तो नीला काश शब्द बन गया। अब नीला काश जब नीला और आकाश से मिलकर बना है तो नीला तो रंग होता है और आकाश अपन आसमान को कहते हैं, तो इस प्रकार से नीले आसमान को ही क्या कहा जाता है, नीलाकाश कहा जाता है। अब इसके माध्यम से आपने कैसे समझाया, आपने समझाया संधि के तहत। तो किसी भी शब्द के बारे में यदि शब्द बड़ा है और बालक को समझ में नहीं आ रहा तो आप उसे संधि के द्वारा भी समझा सकते हैं, संधि शब्दों के द्वारा या संधि विच्छेद करके भी समझा सकते हैं, संधि विच्छेद द्वारा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं अपन आगे चीजों को देखते हैं कि कौन सा हो सकता है। हाँ, तो अपन पढ़ रहे हैं गद्य शिक्षण के दौरान शब्दों का वर्गीकरण करने की विधियां। शब्दों का वर्गीकरण किस किस रूप में किया जाता है, किस किस प्रकार से किया जाता है, तो आप वस्तु प्रदर्शन द्वारा वस्तु लाकर दिखा दो, एक्टिंग करके दिखा दो, संधि के द्वारा सिखा दो, विलोम के द्वारा सिखा दो, पर्याय शब्दों के द्वारा भी सिखा दो। उसके बाद देखिए, एक शब्द आपके सामने है, आपके सामने है रेलगाड़ी, रेलगाड़ी को छोड़ो, पाठशाला, पाठशाला, ठीक है, वाचनालय, ये शब्द है। तो देखिए यहां पर दो दो शब्दों का मेल है, पाठ और शाला, वाचन और आलय, ठीक है, पाठशाला, वाचन, वाचन आलय। अब बच्चे को आपको समझाना है कि पाठशाला क्या होती है और वाचनालय क्या होता है। अब ये चीज सिखानी है तो आप इनको अलग अलग कर दोगे। पाठ का मतलब हो जाएगा यहाँ पर पढ़ाई या पढ़ना, और शाला का मतलब होता है घर। तो पढ़ाई का घर कौन सा हो गया, विद्यालय हो गया। तो यहाँ पर अपन पाठशाला को विद्यालय भी कह सकते हैं, अर्थात आप जहाँ बैठे हो, जहाँ पढ़ रहे हो, जो आपका विद्यालय है वही क्या कहलाता है, आपकी वही आपकी पाठशाला कहलाती है। उसी प्रकार से मान लीजिए कि वाचनालय समझाना है तो आपने यूं कह दिया कि भाई वाचन और आलय मिल गया। तो वाचन का मतलब होता है वाचन करना, वाचन करना का मतलब वाचन मौन वाचन भी होता है और सहस्वर वाचन भी होता है। सामान्यतः अपन वाचनालय उसे कहते हैं जो पुस्तकालय के नजदीक हो, अर्थात पुस्तकालय को ही वाचनालय कह दिया जाता है, तो वहां पर मौन वाचन होता है। तो अपन यहाँ पर पुस्तकालय या वाचनालय, वाचन के लिए आलय का मतलब घर। तो देखिए आपने उसको समझा दिया कि भाई पढ़ने के लिए अलग से जिस घर में जिस जगह पर व्यवस्था की जाती है उसी को ही क्या कह दिया जाता है, वाचनालय कह दिया जाता है। कोई भी ऐसा कमरा निश्चित कर दिया जाता है कि भाई वहां पर जाकर आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो, तो वो कौन सा कहलाएगा, वो आपका वाचनालय कहलाएगा। आपने इसके माध्यम से समझाई। अब आपने यहाँ पर बच्चे को कहा भाई यहाँ पर दो शब्दों का मेल हुआ है, दो शब्दों का मेल, और जो दो शब्द मिलाकर एक शब्द बना लिए जाते हैं तो उसे अपन क्या कहते हैं, समास कहते हैं। तो ये सामासिक परंपरा के तहत या सामासिक पद के तहत दो पद मिले, एक तो पाठ मिला, एक शाला मिला, और पाठशाला बन गया किसका पर्याय है, विद्यालय का है। अर्थात आप सामासिक पदों द्वारा, सामासिक विग्रह द्वारा भी बालक, अब यहाँ पर ये सामासिक पद है, इसका आपने विग्रह करके और बच्चे को बहुत अच्छे से समझा दिया। अब यहाँ पर ये संधि और समास दोनों है, तो इस तरीके से आप भी समझा सकते हो। तो अगली विधि कौन सी हो सकती है, सामासिक पद द्वारा हो सकती है, यानी आप समास द्वारा भी बालक को अच्छे से समझा सकते हो, ठीक है। समास के द्वारा समास द्वारा
अगली विधि है आपकी समास विग्रह द्वारा। हो गया। उसके बाद अपन बात करते हैं, एक शब्द आपके सामने है व्यावहारिक। व्यावहारिक शब्द है। अब बच्चे को यह समझ में नहीं आ रहा कि व्यावहारिक लिखना है या व्यावहारिक लिखना है। आप बच्चे को बताइए कि भाई मूल शब्द क्या होता है। आप आपस में बात कर रहे हो, आप आपस में कार्य कर रहे हो, इसको क्या कहते हैं? व्यवहार कहते हैं। ठीक है। और व्यवहार के साथ अपनों ने प्रत्यय जोड़ा है इक, और इक प्रत्यय ये कहता है कि आदि वृद्धि होती है, अर्थात इक प्रत्यय जहां जुड़ेगा वहां पर शब्द के प्रथम वर्ण में परिवर्तन होगा। प्रथम वर्ण में परिवर्तन क्या होगा? ए या आ है तो आ हो जाएगा, ई ए आई है तो आई हो जाएगा, उ ओ है तो औ हो जाएगा। और आपने इसको यहाँ बताया कि भी ए आ है तो आ हो जाएगा, तो यहाँ पर ए है तो आ हो गया, यानी व्यावहारिक। बाकी जो का त्यों लिख दिया जाएगा। अब इस शब्द को आपने इस तरीके से समझाया। ये तरीका कौन सा है? प्रत्यय द्वारा। प्रत्यय द्वारा भी शब्द संरचना बताकर आप बालक को समझा सकते हैं, बालक को पूरी की पूरी बात का ज्ञान करवा सकते हैं। अब देखिए, एक शब्द आपके सामने है आमरण। आपके सामने एक शब्द है आमरण। ठीक है। तो यहां पर बच्चों को समझ में नहीं आ रहा क्योंकि मरण तो देखा हुआ है। अब आमरण क्या होता है? यदि अकेला मरण समझाना है तो आप यूं कह दो कि भी जीवन का पर्याय मरण होता है। ठीक है, वहां पर बच्चे को समझ में आ जाएगा। परंतु अब मरण आमरण है और आमरण बच्चे को समझाना है तो आप क्या करेंगे कि भाई मूल शब्द तो है मरण। मरण का मतलब होता है मरने का भाव। ठीक है। और यहां पर अपनों ने उपसर्ग लगाया है, और उपसर्ग कौन सा लगाया है? आ उपसर्ग लगाया है। तो यह जो शब्द है वो आ और मरण से मिलकर बना है, अर्थात उपसर्ग और मूल शब्द से मिलकर यह शब्द बना है। और इसमें ये जो उपसर्ग है आ, इसका मतलब होता है तक, यानी उपसर्ग का अर्थ, इस उपसर्ग का अर्थ तक जाता है। तो इसमें जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा मरण तक। अर्थात आपने यूं कह दिया, अब मान लो कि आपने यूं कह दिया, भी मान लो मैंने कह दिया आप मेरी क्लास ले रहे हो, पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, पढ़ो, अच्छे मार्क्स लेकर आओ, नौकरी लगो, मैं आमरण आपकी आभारी रहूंगी। या आपने मुझे कह दिया कि आप बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हो, हम आमरण आपके आभारी रहेंगे। आमरण का मतलब है कि इसे आजीवन भी कह सकते हैं कि हम जीवन पर्यंत, और आमरण यानी मरण तक। तो यहां पर कहा कि भाई मरण तक, मृत्यु तक हम आपके आभारी रहेंगे। तो आपने इस शब्द को इस प्रकार से अलग अलग करते हुए, तोड़ते हुए, प्रत्येक शब्द का अर्थ बताते हुए, और आपने यहाँ पर बच्चों को समझाया। और बच्चों को जैसे ही समझाया, समझ में नहीं आया, स्थायी भी हो गया। तो इस तरीके से ये तरीका होता है और ये लागू होना चाहिए। शिक्षकों को मेहनत करनी चाहिए। सामान्यतः मेहनत नहीं की जाती, सीधे पाठ पढ़ा दिए जाते हैं। यदि इस तरीके से पढ़ाया जाए बच्चों को तो शायद बालकों को जो हिंदी बीए एमए में समझ आती है वो शायद बचपन में ही समझ में आ जाए। तो यहाँ पर अपन किसके माध्यम से बता सकते हैं? उपसर्ग द्वारा। तो उपसर्गों के द्वारा भी बालक को शब्दों का ज्ञान करवाया जा सकता है। अपन किसको पढ़ रहे हैं? शब्दों का ज्ञान पढ़ रहे हैं। ठीक है। शब्दों का वर्गीकरण या शब्दों का ज्ञान लिख दे। चलो, ज्ञान की विधियां, बच्चों को शब्दों का ज्ञान करवाने की विधियां अपन पढ़ रहे हैं। तो शब्दों का ज्ञान करवाने की विधियों में अपनों ने संधि देख लिया, समास देख लिया, उपसर्ग देख लिया, प्रत्यय देख लिया, पर्याय देख लिया, विलोम देख लिया, वस्तु प्रदर्शन देख लिया, अभिनय देख लिया। उसके बाद आप सुलेख के माध्यम से भी शब्दों का ज्ञान करवा सकते हो। ठीक है। अब आपको
बच्चे को यूं समझाना है कि ममता। अब बच्चे को ये समझ में नहीं आ रहा कि ममता क्या होता है। क्यों? क्योंकि ममता किसी का नाम होता है और साथ साथ ममता भाव भी होता है, भाव भी होता है, नाम भी होता है। अब बालक को ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई ममता होता क्या है, ममता का अर्थ कैसे होता है। तो आप यूं समझ आइए, आप उसे एक सुलेख लिख दीजिए, मां की ममता महान होती है। तो आप क्या कहेंगे कि भाई ये तो एक भाव ही है, और भाव किसका है? ममत्व का भाव है, यानी मां का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य प्रेम है, वात्सल्य प्रेम है, वो ही क्या कहलाता है? ममता कहलाता है। वो ही क्या कहलाती है? ममता कहलाती है। ये मूलतः तो एक भाव ही है, ठीक है, मूलतः तो एक भाव ही है, परंतु सामान्यतः किसी का नाम रख दिया जाता है। तो इस प्रकार से यदि आप सुलेख के माध्यम से और बालक को ये चीज ज्ञान करवा रहे हो, भाई ममता मूलतः तो भाव है, परंतु भाव होने के कारण कुछ लोग इसका नाम भी रख लेते हैं। तो जब आपने इस तरीके से एक सुलेख के माध्यम से, एक अच्छी पंक्ति के माध्यम से आपने यदि उसको समझाया, तो बालक को समझ में अच्छे से आ जाता है, ठीक है। अब सुलेख में और भी चीजें आती है। अब एक बच्चे को समझ में नहीं आ रहा, क्या समझ में नहीं आ रहा कि प्रयत्न कैसे लिखते हैं। छोटा बालक है, उसको समझ में नहीं आ रहा, साथ साथ उसे पर्यंत और प्रयत्न, इन दोनों में अंतर भी समझ में नहीं आ रहा। क्या करेंगे आप उस बालक को कहिए कि भाई बार बार लिख। सुलेख का क्या मतलब होता है? सुलेख का मतलब यही नहीं है कि भाई अच्छी पंक्ति। सु का मतलब होता है, सु का मतलब होता है अच्छा, और लेख का मतलब होता है लिखना। अच्छा लिखना को ही सुलेख कहते हैं, अच्छी पंक्ति को सुलेख नहीं कहते हैं। सुलेख जो आप छोटे थे उस समय जो टीचर देते थे लिखने के लिए पंक्तियां, वो इसलिए देते थे ताकि आपकी लेखन शैली है वो अच्छी हो जाए, तो इसलिए वो पंक्ति बनाकर अपनी तरफ से देते थे। बाकी पंक्ति का कोई मतलब नहीं होता। मतलब किसका होता है? मतलब शब्दों की संरचना का होता है, कि शब्दों की संरचना है वो बालक अच्छे से बनाना सीख जाए। तो आप उसे यूं दे दो, 3 शब्द दे दो, ये भी सुलेख में ही आ जाएंगे। प्रयत्न, पर्यंत और पर्यंक, ये 3 शब्द दे दो और बालक को बोलो कि भाई इन शब्दों को जो के त्यों लिखते ही लिखते जाए। 10-15 बार लिखे, बालक को इनको लिखना सीख जाएगा, सुंदर तरीके से लिखना सीख जाएगा, और साथ ही साथ यहाँ पे भी रह लगाना, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी रह लगाना भी सीख जाएगा। तो इस प्रकार से सुलेख का मतलब होता है कि बालक को अच्छी तरह से लिखना सिखाना, ठीक है। तो यहाँ पर अपनों ने बात की, किन की बात की? अपनों ने शब्दों का ज्ञान कराने की विभिन्न विधियों की बात की। आप क्लास में पहुंच गए हैं, बालक को कुछ भी चीज समझ नहीं आ रही है, डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। आप वस्तु प्रदर्शन कर सकते हैं, आप अभिनय कर सकते हैं, आप पर्याय शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, आप विलोम शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, आप संधि विच्छेद द्वारा भी बालक को पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं। और साथ साथ ये भी बता देती हूं कि बालक को यदि आप कुछ भी रट्टा लगवाते हो, उससे अच्छा आप इन चीजों से यदि बालक को समझाओगे तो बालक का ज्ञान भी स्थायी होगा। साथ साथ ये मनोवैज्ञानिक कारण भी है, कारक भी है कि यदि आप इन शब्दों के माध्यम से बच्चे को समझाते हो या इन विधियों के द्वारा बच्चे को किसी भी शब्द का ज्ञान करवाते हो, तो वह आपका मनोवैज्ञानिक शिक्षण माना जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ पर आज की क्लास में अपनों ने गद्य शिक्षण से संबंधित बात की है, और गद्य शिक्षण में भी गद्य शिक्षण से संबंधित विभिन्न विधियों की बात की है।
गद्य शिक्षण की विधियों की बात नहीं की, गद्य शिक्षण में शब्दों के वर्गीकरण की विभिन्न विधियों की बात की है, जिनमें अपन शब्दों का वर्गीकरण अनेक प्रकार से कर सकते हैं, जिससे बालक उन चीजों को बहुत अच्छे से समझ जाए, उसका ज्ञान स्थायी हो जाए। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।